हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के सीख रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। जी हां, हम इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन मात्रक और मापन के सेकंड पोर्शन को, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 13 से 24 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हमने फर्स्ट 12 क्वेश्चंस को देख रखा है, जहां पर हमने एमसीक्यूज को सॉल्व किया था, जहां पर हमने यूनिट्स का कन्वर्जन देखा था, हमने डायमेंशंस फार्मूला देखा था। अब बारी है इस चैप्टर से ही रिलेटेड जो हमारे एरर्स है उनकी। तो हम यहां पे एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। हम नए फॉर्मुलेशन से बेस्ड कुछ नई वैल्यूज को निकाल कर के लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मतलब इस सेशन में जो हमने सीखा हुआ है अपने चैप्टर के सेकेंड हाफ में, उन्हीं सभी चीजों को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करनी है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को और डिस्कस करते हैं हमारा 13th क्वेश्चन, जहां पर मैंने कहा था कि एरर से जुड़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यह आ चुका भाई हमारे पास क्वेश्चन। क्या है? कोई भौतिक राशि P 4 प्रेक्षण योग्य राशि A B C D से इस प्रकार संबंधित है। मतलब हमने यह डिस्कस किया था कि भाई हम यहां से कोई फैक्टर्स को पता कर सके कि भाई एक चीज है, इसके ऊपर 4 फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्टेड कर सकते हैं। तो उन चारों पैरामीटर्स को यहां पे हमने रख लिया। ये चारों A B C D किस तरीके से संबंधित है भाई? तो P इक्वल्स टू A³ B² अपॉन अंडर रूट ऑफ C इंटू D। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आता है? इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली ये पूरे इसके साथ बंधे हुए हैं, जहां पर ABCD के मापन में प्रतिशत त्रुटि, मतलब A में जो परसेंटेज एरर आएगा, B में जो परसेंटेज एरर, C और D में जो परसेंटेज एरर आएगा वो 1%, 3%, 4% एंड 2% है। और राशि P में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? अब मुझे यह बताना P में टोटल कितना त्रुटि आएगा। यदि उपर्युक्त संबंध का उपयोग करके P का परिकलन, ठीक है, P का जो मान निकाला, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू जो P की निकाली, वो हमने कितने निकाली? 3.763। तो आप परिमाण की किस मान तक निकटन करेंगे? मतलब यहां पर यह बताना है कि पहले तो आप रिजल्ट बताइए कितने प्रतिशत त्रुटि होगी, एंड उसका क्या करना है भाई? तो उसका सार्थक अंक तक लिखना है, निकटन करना है, अराउंड ऑफ करके लिखनी है। चलिए, तो हम बात करते हैं जब कभी हमारे पास इस तरीके का फॉर्म आता है, कैसा भाई? P इक्वल्स टू A³ B² अपॉन अंडर रूट ऑफ C D। ठीक है ना? तो इसमें हम परसेंटेज एरर्स की जब बात करना शुरू करते हैं, तो परसेंटेज एरर को कैसे लिखते हैं भाई? आइए जरा इसको समझा जाए। क्या करेंगे भाई? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर जब इस तरीके के फॉर्म में हमें निकालना होता है, तो ये निकलता है डेल P अपॉन P इंटू 100%, जो भी वैल्यू आ रही इज इक्वल्स टू, अब रिलेशनशिप था P A³ B² अपॉन अंडर रूट ऑफ C D। तो यहां पर होता क्या भाई? जैसे ही हमको ये परसेंटेज लिखनी होती है, जो पावर्स होती है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। मतलब n डेल A अपॉन डेल B इंटू 100%, मतलब जो भी उसकी प्रतिशत त्रुटि है वो आ जाएगी। ठीक है ना? तो यहां पर जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर लूं, तो देखिए यहां पर कह रहे हैं कि भाई ABCD में 1 3 4 2 का परसेंटेज एरर है। कितना है भाई? A% कितना है? 1, B परसेंटेज कितना है भाई? 2, C कितना है? 4, सॉरी कुछ गलत है भाई, 1 3 4 2, 1 3 4 2 है ना, ये 1 3 4, और D परसेंटेज जो है ये 2 है। ठीक है, और यहां पर जो P का मान है, P का परिकलित मान 3.763, P का जो मान है वो 3.763, ये टोटल है।
अब इसमें परसेंटेज एरर निकालना शुरू करूंगा तो मैं किस प्रकार लिखूंगा, तो मैं तो ऐसा ही लिखूंगा ना, डेल पी अपॉन पी, ठीक है, इंटू 100% इज इक्वल्स टू 3 डेल ए अपॉन ए, क्या हो जाएगा 3 डेल ए अपॉन ए इंटू जो भी परसेंटेज आएगा, ठीक है। आगे इसी प्रकार से लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं भाई, तो 2 डेल बी अपॉन बी इंटू 100, है ना, ये पूरे में भाई इंटू परसेंट, प्लस अगर मैं बात करता हूं अगले नंबर की, किसकी भाई, सी की, तो सी क्या हो जाएगा भाई, तो सी जो है इसकी पावर अगर मैं अगले टर्म्स में लिखूं तो ये ए क्यूब बी स्क्वायर, सी की पावर 1/2 है और डी की पावर 1 है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है भाई, पावर 1/2, तो यहां पर क्या लिख दूं मैं यहां पर लिख देता हूं 1/2 टाइम्स ऑफ डेल सी अपॉन सी इंटू 100% प्लस डी के लिए करेंगे तो 1 हो जाएगा इंटू डेल डी अपॉन डी इंटू 100%। अब यहां से क्या चीजें समझ में आती, तो देखिए डेल पी मुझे चाहिए, पी गिवन है 3.763 इज इक्वल टू 3 इंटू ये पूरी वैल्यू गिवन है डेल ए अपॉन ए परसेंटेज, ये जो गिवन है पूरा डेल ए अपॉन ए परसेंटेज है, ये अल्टीमेटली ये जो लिखी हुई है मैं इसको कंप्लीटली लिख लूं इसी के टर्म्स में, तो ये क्या है भाई, ये है मेरा डेल ए अपॉन ए इंटू 100%। ये प्रतिशत त्रुटि है किसकी भाई, तो डेल बी अपॉन बी इंटू 100%। इसी तरीके से ये जो है ये डेल सी अपॉन सी इंटू 100%, और ऐसी आखिरी है डेल डी अपॉन डी इंटू 100%, जो अपन ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था कि ए का परसेंटेज एरर, बी का परसेंटेज एरर, सी का परसेंटेज एरर और डी का परसेंटेज एरर। तो अब यहां पर लिखना शुरू कीजिए, क्या मिलेगा भाई, 3 इंटू ये पूरा नंबर कितना है 1% प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1% प्लस 2 इंटू कितना भाई, तो ये हो जाएगा मेरा 3% प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ, इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो 4%, और ये आखिरी इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2%, मतलब डेल डी अपॉन, सॉरी ये प्लस है, डेल डी अपॉन डी इंटू 100% करना था, मतलब ये 2%, ठीक। अब अगर इसको मैं सॉल्व करना शुरू करूं तो क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा, ठीक है, इंटू 100% भी चल रहा है भाई, इंटू 100% भी चल रहा है। अब क्या करूं मैं यहां पे, तो ये 3 इंटू 1 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2%, फाइनली कितना हो गया, 2 2 4 4 और 6 10 और 3 13%, 13% डेल पी अपॉन 3.673 इंटू 100%, ठीक है। अब क्या कर दूं मैं, तो यहां पर मुझे काम करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बन जाएगा, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज वाला टर्म को 13 इंटू 3.673 इंटू जो वैल्यू आएगी डेल पी की, मतलब जो त्रुटि इसके अंदर आई कितनी हो जाएगी, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 13 से, तो 13 से 3 बार में 9, ठीक है, 3 हो गया 91 और 3 94, ठीक है, 9 अपने पास बचा हुआ है, 13 से ये करें, है ना, तो ये अपना आ जाता है भाई कितना, तो ये आ जाएगा हमारा 47749। अब यहां पर क्या है, 3 डिजिट्स दिख रही है राइट हैंड साइड से, डेसिमल लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 47.749, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या बचा था भाई, ये 100, क्योंकि परसेंटेज वाला गायब होता है, 100 था, तो अपॉन में क्या चल रहा है इसके साथ में, अपॉन में चल रहा है 100, अपॉन में जो चल रहा है वो चल रहा है क्या 100, तो अपॉन में जब 100 चल रहा है तो डेल पी मतलब वो छोटी सी जो त्रुटि इसके अंदर हुई है, 2 पॉइंट इधर खिसका दीजिए तो 0.47749, जहां से ये रिपीट होने लग गया वहीं से बदल देता हूं मैं, कितना लिख दूंगा 0.48, कितना हो गया ये डेल पी 0.48। तो जिन्होंने पूछा था वो हमने वैल्यूएट कर लिया कि भाई सार्थक अंक तक लिखनी थी, हमने लिख दिया 0.48, यानी डेल पी का जो मान आ चुका है, यानी डेल पी में जो एरर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 0.48,
और जो यहां पर गिवन था P का जो मान 3.763, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 7.6। लास्ट वाले को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, लास्ट डिजिट को क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। डेल पी कैलकुलेट करनी थी, हमने यहां पे डेल पी कैलकुलेट कर लिया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहां पे कह रहे हैं किसी पुस्तक में जिसमें छपाई की अनेक त्रुटियां हैं, कोई बुक छप रही है भाई, उसमें खूब सारे एरर्स हैं। कैसे एरर्स हैं? आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन के 4 भिन्न सूत्र दिए गए। आवर्त गति का मतलब क्या भाई? कोई कण है जो ऐसा ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, ऐसा चल रही है। तो इसके लिए 4 समीकरण दिए गए। पहला दिया गया y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t अपॉन t, y इक्वल्स टू a साइन vt, y इक्वल्स टू a अपॉन t साइन t अपॉन a एंड a रूट ऑफ 2 साइन 2 पाई t बाई t कॉस 2 पाई t बाई t। तो कौन सा इसमें कह रहे हैं कि a जो है कण का अधिकतम विस्थापन, v जो है कण का चाल और t जो है वो है आवर्तकाल। तो विमीय आधार पर गलत सूत्र निकाल दीजिए। इसमें से मुझे विमीय सूत्र लगा करके इसमें से सही और गलत का पता करना है। तो कैसे लगाएं विमीय सूत्र? तो एक बात समझेंगे, जो कोण होता है, जो थीटा, जो कोण, ठीक है ना, कोण क्या होता है भाई? तो कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना, चाप बटा में त्रिज्या। और चाप भी किस में? मीटर में, और त्रिज्या भी किस में? मीटर में। मतलब कोण जो है वो कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस। ये एक विमाहीन क्वांटिटी है। अब चलिए इन सभी इक्वेशंस को चेक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन को चेक किया जाए। फर्स्ट इक्वेशन में हमें कुछ बात दिख रही है, y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t बाई t। तो यहां पे 2 पाई t बाई t की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए 2 पाई का तो कुछ नहीं होना, 2 पाई का कुछ नहीं होना, उसकी विमा नहीं है। किसका विमा होगा भाई? ये t अपॉन टी। तो t अपॉन टी मतलब क्या? ये भी समय और ये भी समय। तो t अपॉन टी अगर लिखते हैं, ऊपर भी क्या लिखेंगे? सेकेंड, नीचे भी सेकेंड। तो ये कैसा हो जाएगा? ये विमाहीन हो जाएगा। ये एक रेशियो हुआ, तो मतलब ये तो सत्य हो गया। आगे बढ़ूं क्या? अगले की अगर मैं बात करता हूं, यह है vt। तो अगर vt की बात करते हैं तो v कितना होता है भाई? तो lt माइनस 1 अपॉन में t की बात करूंगा तो ये आ जाएगा। ये फाइनली कितना आ जाएगा? lt माइनस 2। तो भैया ये किसके लिए बात कर रहा हूं? ये कोण के लिए। मैं किसको चेक कर रहा हूं? मैं चेक कर रहा हूं सिर्फ इसको, ये vt को। यहां मैंने किसको चेक किया? सिर्फ इसको, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होता है साइन थीटा। साइन थीटा में अगर मैं इसको बात करूं तो यहां पर क्या गिवन है भाई? तो यहां गिवन है साइन 2 पाई टी अपॉन टी, ठीक है, साइन 2 पाई टी अपॉन टी। तो यहां से मुझे क्या दिख गया? मुझे दिख रहा है कि भाई ये थीटा इक्वल्स टू कितना है? 2 पाई टी अपॉन टी। और ये दोनों तरफ अगर आप मैच करेंगे तो दोनों ही तरफ कैसा दिख रहा है? विमाहीन। थीटा भी विमाहीन और ये भी विमाहीन, क्योंकि ऊपर भी टाइम आ जाएगा, नीचे भी टाइम आ जाएगा, ये विमाहीन हो गया। सेकेंड नंबर की जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर क्या दिख रहा है भाई? तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिख रहा है साइन वीटी। मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या दिख गया भाई? वीटी। तो वीटी के लिए जब मैंने किया है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे lt माइनस 1 ये वेलोसिटी होती है और एक t नीचे आ जाएगा, अल्टीमेटली lt माइनस ऑफ 2, ठीक है ना। तो मतलब ये कैसा हो गया? ये गलत हो गया भाई, ये गलत है, ये विमाहीन नहीं है, इसमें विमा आ गया। अच्छा, थर्ड वन की बात करूं मैं, अगर तीसरे इक्वेशन की मैं यहीं पे बात कर लेता हूं, तो तीसरे इक्वेशन में देखिए थर्ड एंड फोर्थ इनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन मतलब सी, एबीसी है भाई, एबीसी नेम कर दूं। y इक्वल्स टू ए अपॉन टी साइन टी अपॉन ए। तो अगर इस इक्वेशन में भी बात करूं तो यहां पर देखिए भाई कोण है ना, थीटा लिख लूं सीधे सीधे। थीटा कितना है भाई? तो थीटा है टी अपॉन ए।
अब टी के लिए तो टी लिखेंगे टाइम, और ए क्या है, ए है अधिकतम विस्थापन। ये क्या है, विस्थापन है। विस्थापन मतलब क्या होता है भाई, तो ये होता है एल, तो टी अपॉन एल, तो मतलब यहां पर भी डायमेंशन आ गया क्या, एल इनवर्स टी, तो मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी गड़बड़ हो गई। डी की अगर बात करूं तो डी वाले में देखिए भाई, डी में क्या लिखा हुआ है, थीटा इक्वल्स टू, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई टी अपॉन टी, 2 पाई टी अपॉन टी। तो ये तो मुझे पता है, ये 2 पाई टी अपॉन टी जो होता है ये कैसी होती है, ये होती है विमाहीन। तो जो विमाहीन होगा वो सही हो जाएगा, मतलब डी सही है। यानी ए और डी ये दोनों जो हैं ये सही है, बाकी दो जो बीच के दिख रहे हैं वो गड़बड़ हो गए, वो गलत हो गए, क्योंकि वो विमाहीन नहीं थे। और हमें पता है हमारा कोण विमाहीन होता है। तो आंसर की बात कर लेते हैं, क्या दिख रहा है भाई, किसी त्रिकोणमितीय फलन का कोण विमाहीन राशि होता है, अतः सूत्र बी तथा सी में वी टी तथा टी अपॉन ए विमाहीन नहीं है, अतः उपर्युक्त दोनों सूत्र सही नहीं है। शेष दोनों सूत्र मतलब ए और डी ये दोनों सही है। ए और डी, ये ए और ये डी ये दोनों सही है। ये 2t अपॉन टी वाले, 2 पाई टी अपॉन टी वाले सही है। ठीक है भाई, चलिए आई होप आपको 14th का भी आंसर समझ में आया। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15th की तरफ। यहां भी देखिए हमने जो सीखा था कि भाई कैसे नए फॉर्मुलेशंस की बात करेंगे, तो यहां भी एक एरर हुआ है और हम देखिए सही फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे, यह कह रहे किसी भौतिक का एक प्रसिद्ध संबंध कण के चल द्रव्यमान मतलब चार्ज जो है m और विराम द्रव्यमान मतलब रेस्ट में जो है, ठीक है, उसका एक चलने का द्रव्यमान है और एक विराम का द्रव्यमान है mo। इसकी चाल v और प्रकाश की चाल c के बीच में एक संबंध है। यह संबंध सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विशेष आपेक्षिकता के सिद्धांत के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। आपेक्षिकता के सिद्धांत के फलस्वरूप अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह इक्वेशन दिया था। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद करता है, लेकिन इस स्थिरांक सी को लगाना भूल जाता है और वो क्या लिख देता है, वो लिख देता है भाई m इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर 1 अपॉन मतलब होल टू द पावर 1 अपॉन 2। क्या किया उस बालक ने, तो भैया वो c जो स्थिरांक था उसको लगाना भूल चुका है। जो ये c यहां पर जो चाल है इसको लगाना भूल चुका है। चाल अब जो c है इसको कहां लगाएंगे कि ये सही हो जाए। तो भाई मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ इस प्रकार से इसको पहले लिखता हूं। देखिए इससे क्या समझ में आता है भाई कि हमारी साइंस इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि अगर आपको समझ में आ चुका है तो फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो भी आप सही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए यहां पर मैं लगाता हूं, वो कहां भूला है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अभी कैलकुलेट करके ला दूंगा कि वो कहां भूला होगा। एक काम कीजिए, इसको हम डायमेंशनली चेक करते हैं, है ना, विमीय रूप से ये दोनों तरफ LHS और RHS बराबर होना चाहिए। तो क्या कर दूं, मैं इसको इधर ले आ लेता हूं, मैं ऐसा लिख लेता हूं 1 माइनस वी स्क्वायर 1 अपॉन 2। अच्छा जरूरी नहीं है जो मैं ये मेथड कर रहा हूं यही एकमात्र मेथड है, आप मर्जी पड़ाए यही पे कर लीजिए, जो फॉर्मेट दिया है इसी में कर लीजिए, ठीक है, या फिर जो मैं शो कर रहा हूं ये देख लीजिए, थोड़ा सा सिंपल है, मैं दोनों ही सिखा दूंगा, डोंट वरी। यहां पे 1 माइनस वी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन m। 1 अपॉन 2 मतलब क्या भाई, अंडर रूट। अब एक बात देखिए, इधर साइड में क्या मिल गया, ये हो जाएगा kg, अपॉन में भी क्या आ जाएगा kg, अर्थात ये हो जाएगा विमाहीन। ये कैसी राशि हो जाएगी, विमाहीन हो जाएगी, इसके पास कोई विमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार मेरा LHS भी विमाहीन होना चाहिए। तो एक बात बताइए, 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं अगर विमाहीन करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, जबकि मुझे पता है C जो है प्रकाश की चाल है, ठीक है ना, किसकी, प्रकाश की चाल है, और V भी जो है ये भी किसका भाई, ये भी चाल है, ये दोनों ही चाल है, V भी चाल है और C भी चाल है। तो देखिए V जो होता है ये कितना होता है भाई LT माइनस 1, और C भी अगर चाल है तो ये भी कितना हो जाएगा LT माइनस 1। ये दोनों चाल है तो ये LT माइनस 1 होगा। कहां रख दूं कि ये 1 हो जाए, तो मैं अगर यहां पर रख देता हूं C स्क्वायर नीचे, ध्यान रखिएगा मैं इसको कलर चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान में आए, ये C स्क्वायर लिख देता हूं। ये C स्क्वायर लिखने से क्या फायदा मिला मुझे, तो ये देखिए 1 माइनस इस V स्क्वायर की जगह पर रख करके मैं देखूं क्या क्या मीटर पर सेकेंड,
अपॉन में ये मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, होल की पावर अंडर रूट मतलब 1/2 चली थी। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 - 1 बचेगा, मतलब ये भी कैसा बचेगा, ये भी बचेगा विमाहीन, और राइट साइड में क्या भी दिख रहा है, विमाहीन। अब ये बराबर हो गया भाई, मतलब इसकी सही पोजीशन क्या थी कि उस बालक को इस फॉर्मूले के साथ में यहां पर नीचे में लिखना था c²। अतः शुद्ध सूत्र जो हो जाएगा, जो शुद्ध निकलेगा सूत्र, वो कितना निकल जाएगा, तो m = m0 अपॉन 1 - v² अपॉन c² की पावर 1/2। ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, है ना। मास और मतलब मूविंग मास और हमारे स्पीड के बीच में, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बीच में जो रिलेशनशिप, वो ये, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। c² मैंने यहां क्यों लगाई, क्योंकि मुझे दोनों तरफ डायमेंशनली करेक्ट करना है, दोनों तरफ से मुझे विमीय रूप से इसको शुद्ध करना था, इसलिए यहां पर यह वैल्यू लगाई हुई है। आई होप आपको यह बात क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यहां कह रहे हैं, एक परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम क्या होता है भाई, तो एक एंगस्ट्रम मतलब 10⁻⁻10, 10 की पावर कितनी, -10, मतलब 10 को आप डिवाइड कर दीजिए 10, मतलब 1 पर 10 जीरो रख करके, मतलब एक एंगस्ट्रम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, द्वारा निर्दिष्ट किया जाता। हाइड्रोजन के परमाणु का अमाप लगभग 0.5 एंगस्ट्रम है। हाइड्रोजन परमाणुओं के 1 मोल में, ठीक है, कुल कितने आणविक आयतन, कुल आणविक आयतन कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे दिया गया है कि भाई एक एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और यहां पर फिर बात की गई है कि हाइड्रोजन परमाणु का अमाप लगभग 0.5 एंगस्ट्रम है, ठीक है ना। तो मतलब मेरे को यहां पर गिवन है कितना भाई, हाइड्रोजन परमाणु के लिए 0.5 एंगस्ट्रम, अर्थात इसको मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूं क्या भाई, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं हाइड्रोजन परमाणुओं के 1 मोल, तो सबसे पहले तो मुझे निकालना होगा एक हाइड्रोजन परमाणु का, ठीक है ना। किसके लिए, एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो आप चाहें तो अभी यहां पर जब आप दे दिया गया, ये दे दिया गया, तो हमें कैसे निकालना होता है भाई, तो हमको एक हाइड्रोजन के लिए, देखिए एक हाइड्रोजन के लिए निकालना है आयतन। क्या करना है, एक हाइड्रोजन के लिए क्या करना है, आयतन निकालना है। तो एक हाइड्रोजन के लिए आयतन कितना निकलेगा, तो भाई ऐसा ही होता है ये गोलियां, तो ये कैसा हो जाता है भाई, तो 4/3 πr3 स्फेरिकल होगा ना भाई, तो 4/3 πr3 इसका फॉर्मूला हो जाता है। यहां से क्या निकालना, मुझे निकालना है यहां से r3, और इस वैल्यू को ले आकर के यहां पर रख देनी है। देन यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन के लिए। अब मैं एक चांस दूंगा आपको, अब कुल आयतन, तो कुल आयतन कितना होगा भाई, तो कुल आयतन 1 मोल हाइड्रोजन के लिए, तो कुल कितना होता है भाई, कुल जो होगा वो 1 मोल में एक एवोगैड्रो नंबर भर आएगा। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है भाई, तो ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू यहां से जो एक के लिए जो वॉल्यूम निकलेगा वो v को यहां कर देंगे हम मल्टीप्लाई, और हम यहां पर फाइनल आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए एक बार फटाफट ट्राई कीजिए, इसके बाद मैं सॉल्व कराता हूं। तो भाई अब तक सॉल्व कर लिया होगा आपने। क्या करना था, यहां पे 4/3 पाई की यहां पर जो वैल्यू है वह रख दीजिए, ठीक है, और इसके बाद या 3.14 ही ले लेता हूं, है ना, इंटू r3। तो r के लिए ये जो दिया था, ये जो हम आप, ये r यही तो था त्रिज्या हमारा, ये त्रिज्या हमने रख देनी है यहां पर कितना, तो ये हो जाएगी हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, ठीक है। आयतन निकालना था तो क्यूब। फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिल जाता है 5.233 इंटू 10⁻31, ठीक है, इतना ही आया होगा भाई, -31। अच्छा,
ये मुझे मिल गया किसके लिए भाई, एक हाइड्रोजन के लिए। अब मुझे एक मोल में, मतलब एक मोल हाइड्रोजन में क्या होता है भाई, तो एक मोल में मुझे जो नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं, है ना, परमाणुओं की संख्या, एक मोल में परमाणुओं की संख्या ये कितनी होती है भाई, तो ये होती है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये रख दिया मैंने कि भाई एक मोल हाइड्रोजन में कितने मिलेंगे ये हाइड्रोजन के परमाणु, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू वी। एक का आयतन कितना था, एक का जितना आयतन होगा उतना सब क्या हो जाएंगे। ये मान लीजिए ये पूरा, ये ऐसा कुछ है, इसमें कई सारे हैं। अब ये पूरे का आयतन निकालना है, तो ये पूरे एटम्स की संख्या जो है, इन एटम्स की जो संख्या है वो कितना है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। लेकिन मैंने निकाला कि भाई एक का आयतन, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 5.233 इंटू 10 टू द पावर -31 कितना हो जाएगा, इंटू -10 टू द पावर -31। अब इन दोनों का गुणा कर देता हूं, तो इन दोनों के गुणा के फलस्वरूप मुझे मिल जाएगा 3.15 इंटू 10 टू द पावर -7 क्यूबिक मीटर। ये मेरा फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा कि एक मोल में कितने निकलेंगे, तो एक मोल में कुल हाइड्रोजन का जो आयतन होगा वो होगा 3.15 इंटू 10 टू द पावर -7 क्यूबिक मीटर। चलिए, आपका भी आई होप कि ये सेम आया है आंसर। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। और 17 कह रहे हैं भाई कि किसी आदर्श गैस का एक मोल, ठीक है, ग्राम अणुक मानक ताप दाब पर 22.4 लीटर आयतन ग्राम अणुक आयतन घेरता है। हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन तथा उसके एक मोल के परमाणुविक आयतन का अनुपात क्या है। यहां पे ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम में, 1 ग्राम अणु का जो आयतन है और उसके मोल के जो परमाणुविक आयतन है, तो उसका क्या अनुपात है। जबकि फिर से वही दिया कितना, 1 एंगस्ट्रॉम हमको मान करके चलना है, जिसकी त्रिज्या लेकर के चलनी, कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम लेकर के चलनी है। तो क्या करें भाई, तो हमने निकाला अभी जस्ट उसके अनुसार हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का आयतन, ठीक है, अपॉन में हाइड्रोजन गैस का परमाणुविक आयतन, परमाणुविक आयतन, ठीक है। चलिए, क्या समझ में आता है भाई यहां से, अगर इन दोनों की हम बात करते हैं भाई, एक मोल में बात करनी है, मतलब एक मोल, ये जो हाइड्रोजन है ये किसमें भाई, ये एक मोल में एक बात करनी है, और एक हाइड्रोजन गैस का परमाणुविक आयतन कंप्लीट के लिए बात करनी है। अब इन दोनों के लिए हम देखें तो अभी हमने एक मोल में कैलकुलेशन निकाली, और यहां पर गिवन है कुछ कितना भाई, तो यहां पर गिवन है 22.4 लीटर। क्या गिवन है, 22.4 लीटर। अब इसको एंगस्ट्रम में चेंज कर ले, तो 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन, क्या लिखेंगे भाई, परमाणुविक आयतन अभी कितना मिला था मुझे, तो ये मिला था मुझे 3.15 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये जस्ट अभी हमको वैल्यू मिली हुई है। अब क्या काम करूं, जब ये दोनों वैल्यूज मिल गई तो इनको डिवाइड कर देते, हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट इन दोनों के डिवीजन पे जो मुझे मिलने वाला वो हो जाएगा 7.11 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7.11 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये मेरा रिलेशन जो इन दोनों के बीच में मुझे अनुपात निकालना था वो मिल गया 7.11 इंटू 10 टू द पावर 4। भाई इसमें मैंने ये जो नीचे वाली जो वैल्यू है ये मैंने डायरेक्टली यूज करी है, अभी जो हमने इसके जस्ट प्रीवियस वन क्वेश्चन में 16th क्वेश्चन में जो हमने सॉल्यूशन निकाला था, जो आंसर आया था वही आंसर से यहां पर पुट अप किया। ठीक है ना, क्योंकि दोबारा मुझे वही करना था, हाइड्रोजन गैस का जब परमाणुविक आयतन निकालना पड़ता तो सेम आएगा ना भाई जो अभी हमने निकाला। ठीक, चलिए, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया। कुछ नहीं करना था, 22.4 लीटर जो आयतन था इसके लिए कन्वर्जन लेने थे बस। आगे बढ़ता हूं मैं 18th नंबर पे।
इस सामान्य प्रेक्षण की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। क्या है भाई प्रेक्षण? यदि आप तीव्र गति से गतिमान किसी रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर की ओर देखें तो समीप के जो पेड़, मकान आदि रेलगाड़ी की गति के विपरीत दिशा में तेजी गति से आते हुए ऐसा प्रतीत होते हैं। जब हम कार से या किसी चीज से जा रहे होते, तेज जा रहे होते, तो ऐसा लगता है ना सामने वाली चीज हमारी तरफ आ रही है। लेकिन यही चीज दूरस्थ पिंड जैसे पहाड़ी, चंद्रमा, तारे स्थिर प्रतीत होते। आप उसी ट्रेन में बैठे जब किसी पहाड़ी को देख रहे होते तो ऐसा लगता है वो पहाड़ी वहीं पे कांस्टेंट, वो नहीं आ रहा हमारी तरफ। या फिर चंद्रमा की बात कर ले, तारों की बात करें तो वो चलते हुए नजर नहीं आते। वास्तव में आपको ज्ञात है कि आप चल रहे हैं, इसलिए ये दूरस्थ वस्तुएं आपको अपने साथ चलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना? तो क्या होता है भाई, ऐसा क्यों होता है कि स्थिर हमको लगता है जो दूरस्थ वस्तुएं हैं और जो निकटतम वस्तुएं वो हमें चलती हुई प्रतीत होती है? तो इसका मुख्य कारण है कि भाई यहां पर जो चीज होती है हमारे पास में, तो उनके आपेक्षिक जो दूरी है वो तेजी से घट रही होती है। ठीक है ना? और जो दूरस्थ वस्तुएं उनके बीच की जो आपेक्षिक दूरी है वो बहुत समय में घटेगी, बहुत देर बाद घटेगी और बहुत कम घटेगी। तो हमको पता ही नहीं चल पाता है कि भाई वो हमारे करीब आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। कुछ ऐसा, हम एक रोड पे इधर जा रहे हैं, यहां पेड़ है और हम इधर की तरफ चले जा रहे, तो पेड़ की और हमारे बीच की दूरी घट रही है। लेकिन इसी क्षण पे मैं ऐसा बढ़ते हुए आगे आ चुका हूं, यहां चांद दिखाई दे रहा है, तो चांद यहां से भी उतनी दूरी पे, यहां से भी उतनी, 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 हर जगह से चांद तो सेम ही दिखाई देने वाला है। तो हमें ऐसा लगता है कि चांद कैसा भाई, स्थिर है, वो नहीं चल रहा। ठीक है, आइए हम आंसर की बात करें। किसी वस्तु का हमारे सापेक्ष गति करते हुए प्रतीत होना हमारे सापेक्ष वस्तु के कोणीय वेग पर निर्भर करता है, ना कि उसकी रेखीय वेग पे। यद्यपि गाड़ी से यात्रा करते समय हम सभी वस्तुएं समान वेग से हमारे पीछे की ओर गति करती है, परंतु समीप स्थित वस्तुओं का हमारे सापेक्ष कोणीय वेग अधिक होता है, अतः वे तेजी से पीछे जाती हुई प्रतीत होती है। जबकि दूर स्थित वस्तुओं का हमारे सापेक्ष कोणीय वेग कम होता है, अतः वे हमसे लगभग स्थिर प्रतीत होती। जो हमने अभी पेड़ की बात करी थी कि भैया ऐसा पेड़ है और हम ऐसा गुजर रहे हैं, तो हमारा जो कोणीय वेग है ऐसा, जो यहां से अभी हमें यहां पे प्रतीत हो रहा है, थोड़ी देर बाद मुझे यहां पे प्रतीत होगा, यह एंगल ज्यादा बनेगा ना। लेकिन इन्हीं दोनों जगहों से दूर रखी चीज को देखिए तो ये वाला एंगल छोटा बन रहा है, ये पास वाला एंगल बड़ा बन रहा है, और दूर चली जाए तो ये एंगल और छोटा हो जाएगा, जैसे सूर्य, तारे, चांद, ये क्या हो जाएगा भाई, ये एंगल और छोटा हो जाएगा। ये एंगल और छोटा हो जाएगा तो भाई हमको महसूस नहीं हो पाएगा कि वो वस्तु हमारे पीछे की तरफ जा रही है। ये क्यों महसूस हो रहा था? ये कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है भाई? ये दो बिंदुओं से जब हम देख रहे थे, जो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा था, इसके कारण हो रहा था। लेकिन जब वो दूर चला गया तो ऐसा नहीं होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में यहां पर है कि समीप तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए, पास के जो तारे हैं उनकी दूरियां ज्ञात करने के लिए अनुभाग 2.3.1 में दिए गए लंबन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने देखिए भैया साफ सुथरा बताया है कि हमारे बुक के 2.3.1 पोर्शन में डिस्कस किया हुआ है। किसका भाई? तो समीप के तारों की दूरियां ज्ञात करने के लिए कौन सा प्रयोग है ये? तो लंबन का सिद्धांत। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में 6 महीने के अंतराल पर पृथ्वी की अपनी दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा ए बी है, अर्थात आधार रेखा पृथ्वी की कक्षा के व्यास 3 × 10⁻11 मीटर के लगभग बराबर है। चूंकि निकटतम तारे भी इससे अधिक दूर हैं, इसकी इतनी लंबी आधार रेखा होने पर भी वे चाप केवल 1 सेकेंड की कोटि का लंबन प्रदर्शित करते हैं। खगोलीय पैमाने पर इसकी लंबाई सुविधाजनक मात्रक पारसेक है। यह किसी पिंड का वह दूरी है जो पृथ्वी से सूर्य तक दूरी के बराबर आधार रेखा के दोनों विपरीत किनारों के चाप 1 डिग्री का लंबन प्रदर्शित करता है। मीटरों में पारसेक कितना होता है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे। देखिए ये एक पॉइंट है।
जहां पर ये एक बिंदु से यहां तक, और ये ऐसा कहना चाहते हैं कि मान लीजिए ये, इसको सेंटर मान लेता हूं ओ, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि यहां पर जो कोण बना रहा है लंबन के द्वारा, यहां पर जो कोण बन रहा है, क्योंकि पृथ्वी के 2 पॉइंट पर से देखे मैंने, इन दोनों पॉइंट की बात करें तो ये रही ओ बी एक आर्क, लेकिन मैं इस आर्क की बात नहीं करूंगा, जब ये दूरी बहुत बड़ी है तो ये आर्क मुझे लगभग स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा भाई, ये है मेरा लंबन कोण, कितने का, 1 मिनट का, ठीक है, कितने का, 1 सेकेंड का, सॉरी 1 सेकेंड का, ये लंबन कोण कितने का, 1 सेकेंड का, ठीक है। तो यहां पे मुझे जो कैलकुलेट करना है वो ये दिया हुआ, पहले तो ए बी, ये ए बी की जो दूरी है ये दी हुई कि भाई 1 पारसेक है, ये कितनी है दूरी, 1 पारसेक। तो हमको यहां पर डिस्कस करना है कि किस तरीके से इसकी एक्चुअल डिस्टेंस को, एक्चुअल दूरी को हम पता कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई हम इसको शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या क्या चीजें दिख रही है भाई, यहां पर मुझे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, देखिए ये जो ए है ये वही तारा है, तो इसको ओ लिख लेता हूं, चलो, है ना। और ये जो है ये मेरा क्या है भाई, ये सूर्य हो गया, और ये मेरी क्या है, ये मेरी पृथ्वी है, और ये क्या है, इसकी कक्षक है, मतलब जिसमें ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इन्हीं दोनों पॉइंट से यहां पर जो डिग्री बन रही है, कितना बन रहा है भाई, यहां पर कोण बन रहा है 1 सेकेंड का, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें करना है कैलकुलेशन। तो आइए चलिए हम जरा इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। देखिए अगेन मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है ओ, जहां पर कोई तारा है, यहां से यहां तक की अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो ये जो रेडियस है ना, ये सन है और ये अर्थ है, इनके बीच की जो कक्षा है उसकी रेडियस हो जाएगी, और यहां से यहां तक की एक, बाहरी लिख लेता हूं, 1 सेकेंड है इसका कोण का माप, और यह है 1 पारसेक, ठीक है। अब मुझे यहां से क्या काम करना है भाई, मुझे यहां से जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंगली देखिए 3 × 10⁻11 मीटर का ये पूरा व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए ये जो SE होगा, जो ये होगा SE, यही होगा त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी होती है भाई, तो ये होता है व्यास बटा में 2। व्यास कितना है इसका, तो इसका व्यास यहां पर दिख रहा है 3 × 10⁻11, 3 × 10⁻11 अपॉन 2 मीटर, मतलब 1.5 × 10⁻11 मीटर का इसका क्या मिल गया, ये इसका मिल गया व्यास, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, यहां पे वो वैल्यू क्या है भाई, तो मुझे यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो है इस कोण के लिए, देखिए तो मैं लिखूंगा कोण बराबर क्या होता है भाई, आर्क अपॉन रेडियस, यही होती है ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी है, तो आर्क है भाई हमारी SE, और ये रेडियस कितनी मान लूं, तो ये हो जाएगी हमारी OE, ठीक है ना, ये OE, और ये हो जाएगा हमारा SE, क्योंकि यहां पर आप जब वैल्यूज की बात करेंगे तो कोण का मान यहां पर गिवन है, कितना है भाई कोण का मान है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का मतलब कितना होगा, तो 1/60 × 60, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/60 × 60, ये डिग्री में आया, और डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं भाई, तो इसको करते हैं π/180। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होता है, रेडियन में। यहां पर जो 1 सेकेंड जो दिया हुआ है डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो π/180 कर दिया। नाउ SE कितना है भाई, ये जो है त्रिज्या SE, ये जो SE है ये त्रिज्या ही है ना, तो कितना है 1.5 × 10⁻11 अपॉन ये 1 पारसेक है, यही जो वैल्यू है ये कितनी है, OE 1 पारसेक, यही 1 पारसेक की वैल्यू निकालनी है। तो 1 पारसेक = क्या मिल गया, तिरे गुणा कर देता हूं, 1.5 × 10⁻11 × 60 × 60 × 180 अपॉन ये गुणे ये पूरा हो गया। अब ये से यहां से क्या मिला होगा, पाई, तो अपॉन में क्या चला जाएगा भाई, अपॉन में आ गया पाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसकी वैल्यू पाएंगे 3.0 × 10⁻
16 मीटर। कितनी हो गई भाई? ये एक पारसेक जो आई है हमारी वैल्यू, एक पारसेक हो गई 3.0 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। मतलब ये एक पारसेक हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मतलब पारसेक को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया भाई? मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा है अब क्वेश्चन नंबर 20th। 20वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां कह रहे हैं हमारे सौर परिवार के निकटतम तारा 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है। पारसेक में यह दूरी कितनी है? ठीक है, यह तारा अल्फा सेंटोरी नामक तब कितना, मतलब यह जो तारा है ना, जो हमारा सबसे निकटतम जो तारा है, ठीक है, हमारी सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो सबसे निकटतम हमारा जो तारा है कितना है? 4.29 प्रकाश वर्ष। पारसेक में यह दूरी निकालनी है हमको, और यह तारा अल्फा सेंटोरी नामक है, तब कितना लंबन प्रदर्शित करेगा जब इसे सूर्य के परितः अपनी कक्षा में पृथ्वी के 2 स्थानों से जो 6 महीने के अंतराल पर है देखा जाए। पृथ्वी के 2 स्थान कैसे भाई? ये हमारी ये सूर्य के परितः ये चक्कर लगा रही है। मान लीजिए पृथ्वी की एक कंडीशन ये है और एक पृथ्वी कंडीशन E2 ये है, और यहां कहीं पे मान लीजिए वो हमारा क्या है भाई? वो हमारा तारा है। तो यहां से देख रहे हैं और यहां से भी देख रहे हैं, इधर कहीं बना लेता हूं, यहां से भी देख रहे हैं और यहां से भी देख रहे हैं, तो कितना होगा ये लंबन? ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे निकटतम तारा जो गिवन है वो है 4.29 लाइट ईयर्स। ठीक है, 4.29 प्रकाश वर्ष। अच्छा, तो अब क्या काम किया जाए भाई? तो हमें देखना है कि 6 महीने के अंदर, मतलब 2 स्थान से देखा, एक E1 से और E2 से, तो हमें यहां पर निकालना है कि भैया ये कितना लंबन प्रदर्शित करेगा, कितना लंबन आएगा। तो चलिए काम कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट हमें करना क्या होगा कि हम इसमें जो दूरी जो गिवन है इसके अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं कि भाई एक पारसेक में, जब मुझे पता है कि एक पारसेक में जो वैल्यू होती है वो मीटर के अकॉर्डिंगली बात करूं तो ये 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होती है। ठीक है ना। अब एक लाइट ईयर्स के अकॉर्डिंगली अगर इसको कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो देखिए जो टोटल दूरी होगी वो दूरी हो जाएगी हमारी 4.29 लाइट ईयर्स, मतलब 10⁻15 लाइट ईयर्स में 10⁻15 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में चली जाएगी? ये चली जाएगी मीटर में। अब पारसेक के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना तो डिवाइड कर दीजिए इसे 3.08 इंटू 10⁻16। ठीक है, ठीक है। तो फाइनली मुझे इससे आंसर मिल जाएगा 1.32 पारसेक। कितना हो गया? 1.32 पारसेक। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू, मतलब एस की जो कहा जा रहा था कि भाई कितना लंबन प्रदर्शित करेगा, वो और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट पर से निकाला था ना, तो दोनों पॉइंट पर से मैं लिखूं अगर लंबन के लिए, अब मैं किसके लिए लिख रहा हूं भाई? लंबन। तो लंबन कितना होगा भाई? तो 2s इंटू चाप का 1 सेकेंड। क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन से भी थोड़ा सा रेफर करें तो हमने वहां भी अभी तो समझा था ना कि ये जो यहां पर एंगल जो लंबन प्रदर्शित कर रहा है वो कितना 1 सेकेंड का ही प्रदर्शित कर रहा था। तो इसी के अकॉर्डिंगली हम इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा भाई? तो 2 सेकेंड मतलब 2 इंटू 1.32 पारसेक। ठीक है ना, ये वाला और ये वाला दोनों इंटू कितना भाई? चाप का 1 सेकेंड इंटू चाप का 1 सेकेंड। इतना मुझे देखने को क्या मिल जाएगा यहां पर? इतना मुझे देखने को मिल जाएगा लंबन। ठीक है भाई, चलिए तो इसमें हमने लंबन कैलकुलेट कर लिया, हमने इसमें पारसेक में कन्वर्जन देख लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहां कह रहे हैं कि भौतिक राशियों का परिशुद्ध मापन विज्ञान की आवश्यकताएं हैं, है ना। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का बिल्कुल करेक्ट वैल्यू मेजर करना हमारी क्या है? विज्ञान की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए किसी शत्रु के लड़ाकू जहाज की चाल सुनिश्चित करने के लिए
बहुत ही छोटे समय अंतरालों पर इसकी स्थिति का पता लगाने की कोई यथार्थ विधि होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में रेडार की खोज के पीछे वास्तविक प्रयोजन यही था। रेडार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों ढूंढा गया भाई? कि हमको पता करना था कि जो भी दुश्मन के लड़ाकू जहाज हैं, ठीक है, उनके बारे में सटीक इंफॉर्मेशन मिल जाए, उनकी चाल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। आधुनिक विज्ञान के उन भिन्न उदाहरणों को सोचिए जिसमें लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि के परिशुद्ध माप की आवश्यकता होती है। अन्य किसी विषय में भी आप बता सकते हैं कि परिशुद्धता का मात्रात्मक धारणा दीजिए। देखिए यहां पर कह रहे हैं कि भाई आपको जनरली एक वैल्यू समझनी है कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते समय हमको शुद्ध मान चाहिए। अशुद्धियों की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कत आती है। जैसे उन्होंने कहा कि लंबाई, समय और द्रव्यमान में सोचिए। चलिए हम एक बात कर लेते हैं, हम द्रव्यमान में बात करते हैं। हम बना रहे हैं एक एलॉय, मतलब एक मिश्र धातु बना रहे हैं। अब जब आप मिश्र धातु बना रहे होते हैं तब आपको पता है कि सबकी परसेंटेज वैल्यू डिसाइड होती है मिश्र धातु बनाने के लिए। अगर उन परसेंटेज चेंजेस, मतलब परसेंटेज में कुछ चेंजेस कर दिया तो कुछ का कुछ बन जाएगा। आप जो मेडिसिन देखते हैं, मेडिसिन पे आपने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है मिलीग्राम में कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन इतना मिलीग्राम, ये मेडिसिन इतना, ये मेडिसिन इतना। इन सबको असेंबल किया, मतलब इन सबको मिलाया एक प्रॉपर रेशियो में और मेडिसिन बनाई। इतनी छोटी सी तो टिकिया आती है और काम बड़े कर जाती है भाई। तो उसमें वैल्यूज डिसाइडेड होते हैं, अगर उनमें कुछ भी चेंजेस किया तो दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज के लिए कह रहे हैं कि भाई ये किस प्रकार से होता है। तो जरा देखिए, जैसे हम बात कर ले लंबाई के मापन की, तो अगर लंबाई के मापन की बात करें तो विभिन्न यौगिकों के क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच की दूरी का मापन करते समय लंबाई का परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल करेक्ट लंबाई के मापन की आवश्यकता होगी कब भाई? जैसे मैं एक कंडीशन किसी भी परमाणु के बीच की दूरी का माप कर रहा हूं तब, ठीक है। इसी तरीके से हम समय की बात करें तो समय के मापन के लिए फोको की विधि द्वारा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करने के प्रयोग में समय की परिशुद्ध मान की आवश्यकता होती है। अब किसी मीडियम में जब लाइट को ट्रैवल करा रहे हैं, एक एक कंडीशन दे रहा हूं, ये एग्जांपल्स हैं बेसिकली। किसी मीडियम में अगर हम लाइट ट्रैवल करा रहे हैं, जैसे हम कहते थे कि भाई ये ग्लास स्लैब है, इसमें एक लाइट बीम आएगी तो ये बेंड हो जाएगी इधर, ठीक है ना, टुवर्ड्स टू नॉर्मल क्या हो जाएगी? तो टुवर्ड्स टू नॉर्मल ये बेंड हो जाएगी लाइट बीम, ऐसा। तो यहां पे प्रकाश की चाल वेरिएट करेगी ना, लेकिन ये दूरी देखिए कितना कम है। ये दूरी कम है मतलब यहां समय का एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए, क्योंकि समय के कैलकुलेशन को गड़बड़ करेंगे तो भैया सिर्फ इतना ही नहीं, जो विबग्योर था हमारा, जो VIB GYOR क्या था, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो सातों रंग थे उनमें थोड़ा थोड़ा ही तो वेरिएशन होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, बहुत कम कम वेरिएशन होता है। और वही वेरिएशन अगर आपने टाइम में एरर कर दिया तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चाल बराबर हमें पता है क्या होता है, चाल बराबर हमारी होती है दूरी बटा में समय। अब दूरी तो सभी प्रकाश ने सेम तय करी, तो चाल और समय के बीच में ही रिलेशन रह गया ना। समय को गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। उसी तरीके से द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी में परमाणुओं के द्रव्यमान का परिशुद्ध मापन किया जाता है। जो स्पेक्ट्रम लेखी मतलब जो स्पेक्ट्रम्स जब हम रिलीज कर रहे होते हैं, जब हम ऐसा कह ले कि हम किसी मास को ट्रांसफर कर रहे होते हैं रेडिएशन के माध्यम से, तब हमें इसका बिल्कुल परिशुद्ध मापन करने की आवश्यकता होती है। नहीं करेंगे दिक्कतें आएंगी। चलिए 20th क्वेश्चन की अब बात करते हैं, 22nd की, सॉरी। जिस प्रकार विज्ञान में परिशुद्ध मापन आवश्यक है, उसी प्रकार अल्प विकसित विचारों तथा सामान्य प्रेक्षणों को उपयोग करने वाली राशियों के स्थूल आकलन कर सकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि आपने एक नई फॉर्मूले को इजाद करें, एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं, एक नए फैक्टर्स के बारे में आप सोच रहे हैं। तो जब आप इसके बारे में सोच रहे हैं, जब अल्प विकसित आपका विकास है, आप अल्प विकसित विचार है, जब फॉर्मुलेशंस के अधर में अभी शुरुआत करी है, तब हम जब उन सभी फैक्टर्स की बात कर लें कि भाई मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है जिसमें, जैसे हमने अभी बात करी थी, सॉरी, a³ b² अपॉन अंडर रूट ऑफ CD, ऐसा कुछ कहा था।
इसके अब सभी मानों को बिल्कुल एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये P के लिए जो मैं रिजल्ट सोच रहा हूं, जिसके लिए फॉर्मूला बना रहा हूं, वो P एग्जैक्ट रिजल्ट, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं दे पाएगा। कारण क्या होगी भाई? तो कारण ये होगा कि इसके फैक्टर्स में आपने गड़बड़ी करी तो आंसर में गड़बड़ी आएगी। उन उपायों को सोचिए जिनके द्वारा आप निम्नलिखित का अनुमान लगा सकते हैं। जहां अनुमान लगाना कठिन है वहां राशि की ऊपरी सीमा का पता लगाने का प्रयास कीजिए। जैसे पहला कह रहे, मॉनसून की अवधि में भारत के ऊपर वर्षाधारी मेघों की कुल द्रव्यमान। अब देखिए भाई, इसका सिर्फ अनुमान लगाना है कि जब मॉनसून आता है तब हमारे भारत के ऊपर जो वर्षाधारी बादल होते हैं उनका कितना द्रव्यमान होगा, किसी हाथी का कितना द्रव्यमान होना चाहिए, किसी तूफान की अवधि में वायु की चाल कितनी होगी, अपने सिर के बालों की संख्या की बात कर लें, या आपकी कक्षा के कमरे में वायु के अणुओं की संख्या। अब यह सब एक अनुमानित राशि है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। कैसे? चलिए हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे बात कर रहे हैं, मौसम विभाग से पूरे भारत में हुई कुल वर्षा की माप की जानकारी लेंगे और वर्षा जल के आयतन को जल के घनत्व से गुणा करके वर्षा जल के द्रव्यमान की गणना कर लेंगे। इससे मेघों का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। क्या किया भाई? कुल वर्षा की माप की जानकारी ले ली। अब यहां से क्या मिल गया? जल का आयतन, जल का आयतन, और यहां पे क्या मिल गया भाई? तो जल का घनत्व, तो ये हमें पता है। जल का आयतन मिल गया, जल का घनत्व तो मिल गया, तो इन दोनों का जब मैं गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा द्रव्यमान। ठीक है ना? क्या मिल जाएगा? क्योंकि देखिए घनत्व बराबर क्या होता है भाई? तो मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, घनत्व इंटू आयतन। अब जब मुझे पता चल गया कि एक पूरे वर्ष में कितनी बारिश हुई है तो मुझे उसका आयतन मिल जाएगा ना। अब घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो भाई पानी का घनत्व तो हम निकाल सकते हैं ना, ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसके जरिए हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वैल्यू को। चलिए अगला बात करो। ट्रक आदि का द्रव्यमान मापने वाले कांटे पर हाथी को खड़ा करके द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। जब हाथी के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो भैया वहां से क्या कर सकते हैं? वहां से ट्रक को, मतलब जो कांटे पर जिस पे वजन की जाती है ट्रकों को, जिसको धर्म कांटा के नाम से आप जानते होंगे, बहुत सारे हाईवेज पर जब आप गुजरते हैं ना, आइट साइड में आप देखते हैं लिखा होता है फलाना धर्म कांटा, ये धर्म कांटा। उसका मतलब क्या होता है? ट्रकों को सीधे के सीधे उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है और लोडेड ट्रक का वेट कर लिया जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं भाई? तो उस ट्रक को खाली करके और फिर से उसको उसी के ऊपर चढ़ाकर उसका वेट निकाल लेते हैं। तो लोडेड ट्रक का वेट माइनस खाली ट्रक का वेट, वहां से उसका वेट मिल जाता है और वेट मिल जाएगा तो मास मिल जाएगा। ठीक है ना? भार बराबर क्या होता है भाई? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। इसके जरिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट बराबर होता है भैया mg, तो m इक्वल्स टू वेट अपॉन में g। g का मान मुझे, वेट जो भी है, g का मान मुझे पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा करके मैं यहां से उसका मास कैलकुलेट कर लूंगा। किसका भाई? हाथी का। अब ऐसी बात करते हैं किसमें भाई? किसी तूफान की अवधि में वायु द्वारा उत्पन्न दाब को मापकर वायु की चाल का आकलन किया जा सकता है। क्या कहना भाई? तूफान की, जब तूफान चल रहा है तो कितनी तेज हवा चल रही है, इसका कैसे पता करें? तो हम क्या करेंगे, जब तूफान चल रहा है उस समय वायु जितना दाब लगा रहा है उस दाब के जरिए हम वायु के चाल का आकलन कर सकते हैं। जितना वो प्रेशर लगा रहा है उसके जरिए इसका आकलन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, डी की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, सिर के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना क्षेत्रफल में स्थित बालों को गिन लिया जाएगा। तत्पश्चात सिर के क्षेत्रफल का आकलन करके इस क्षेत्रफल को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल में स्थित बालों की संख्या को गुणा करके सिर के बालों की संख्या का आकलन किया जा सकता है। हमने क्या किया? हमने कहा भैया ये एक बंधुवर है, ठीक है, ये हो गया भैया इनके सर की बाल, ठीक है, ये होंगे जो भी होंगे नीचे की तरफ।
ये हो गए, इनके सर में खूब सारे बाल होंगे, है ना, ये खूब सारे बाल हैं। अब मुझे पूरे में से मतलब नहीं है, मैंने एक ऐसा डिसाइड कर लिया, क्या मैंने डिसाइड कर लिया, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में गिन लीजिए कितने बाल हैं, ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में मैंने बालों की संख्या गिन ली। अब ये पूरे सर का आयतन, ये पूरे इनके सर का आयतन मैं कैलकुलेट कर लूंगा, और पूरे सर का आयतन कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चल जाएगा क्या भाई, तो इतने स्क्वायर में, मतलब इतने क्षेत्रफल में, यहां पर क्षेत्रफल सॉरी, यहां पर जितने बाल हैं, एकांक क्षेत्रफल पे जितने बाल होंगे उनकी संख्या मान लिया n इंटू कुल क्षेत्रफल, क्या कर दे, इंटू कुल क्षेत्रफल, तो हमें मिल जाएगा इनके सर में कुल बालों की संख्या, मतलब उसका भी आकलन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आखिरी क्वेश्चन था कि भाई हमारे कमरे में वायु का घनत्व पता करना था, तो देखिए कक्षा के कमरे में उपस्थित वायु का घनत्व नापकर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या की गणना की जा सकती है। अब देखिए आप डायरेक्टली तो नहीं इसको गिन सकते हैं, लेकिन हम इसको गिन सकते हैं, ठीक है ना। तत्पश्चात कमरे के आयतन से गुणा करके कक्षा के कमरे में उपस्थित अणुओं की गणना की जा सकती है। हमने ऐसा कहा कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, कितने में, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो पूरे कमरे में कितने होंगे, तो n इंटू टोटल वॉल्यूम, जैसे यहां पे किया था, n इंटू कुल आयतन, किसका भाई, कमरे का, जिस कक्षा में है उसका कुल आयतन, और n में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाए दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार देखिए क्या कह रहे हैं, सूर्य एक ऊष्मक लैम्ब्डा, मतलब आयनीकृत पदार्थ है जिसमें आयनाइजेशन होती है, जिसके आंतरिक क्रोड का ताप 10 की पावर 7 केल्विन से अधिक और बाह्य पृष्ठ का ताप लगभग 6000 केल्विन है। इतने अधिक ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस या तरल प्रवस्था में नहीं रह सकता है। आपको सूर्य का द्रव्यमान घनत्व किस परिसर में होने की आशा है? क्या यह ठोसों, तरलों या गैसों के घनत्व के परिसर में है? कि ठोस, तरल, गैस है? क्योंकि जब इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो ठोस में नहीं रह सकता, लिक्विड में भी नहीं रह सकता। तो क्या ये गैस में है या ठोस में है, लिक्विड में है, इसकी बात कर रहे हैं। क्या आपका अनुमान सही है? इसकी जांच आप निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं। सूर्य का द्रव्यमान और सूर्य की त्रिज्या यहां पर गिवन है, इसके जरिए चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि इसकी किस कोटि का ये है, वहां से हम कैलकुलेशंस बना पाएंगे। तो आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसके बाद हम सॉल्व कर। तो ये कैसे निकालें भाई? घनत्व निकाल लेते हैं, घनत्व निकल जाएगा, काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है भाई? तो घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटा में आयतन। अच्छा, तो यहां पर क्या गिवन है भाई? ये अलग से ही हमारे पास गिवन है। देखिए सूर्य का द्रव्यमान यहां पर दिया हुआ है, आयतन नहीं है, तो द्रव्यमान को तो रख ही लूं मैं एटलीस्ट। 2 इंटू 10 टू द पावर 30 अपॉन आयतन ले आना है। तो एक काम करते हैं ना, आयतन अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। आयतन बराबर क्या होता है भाई? तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब। देखिए त्रिज्या अलग से दी है, कितना? 7 इंटू 10 टू द पावर 8, 7 इंटू 10 टू द पावर 8 का क्यूब। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा, ठीक है, 1.44 इंटू 10 टू द पावर 27। ठीक है, 1.44 इंटू 10 टू द पावर 27 इसकी कैलकुलेशन में, मतलब ये वॉल्यूम निकल गया। तो अब ले आए यहां पे वॉल्यूम रख दे, तो वॉल्यूम रखिए 1.44 इंटू 10 टू द पावर 27। कैलकुलेशन फाइनली करेंगे, क्या मिल जाएगा? 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर क्यूबिक मीटर। इसका घनत्व कितना आ गया? 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर क्यूबिक मीटर। ये जो घनत्व है ये लगभग ये ठोस के कोटि का है। किसके कोटि का है भाई? ठोस के कोटि का। मतलब जो इसका इनर क्रोड है ना वो बिल्कुल ठोस होगा, या फिर हो सकता है कि वहां पर द्रव हो, दोनों के आसपास की वैल्यू है ये, इसीलिए कह सकते हैं ठोस या फिर द्रव के कोटि का ये होगा। ठीक है ना,
ये क्या भाई, ठोस का होगा या फिर द्रव के कोटि का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाई हमारा 24th, इसकी बात करेंगे। तो ये कह रहे जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 8,247 लाख किलोमीटर दूर होता है तो इसके व्यास का कोणीय माप 35.72, ठीक है ना, सॉरी 35.72, ठीक है, का चाप है। बृहस्पति का व्यास परिकलित कीजिए। चलिए, तो यहां पर जो गिवन है वो देखिए भाई, सबसे पहले तो डिस्टेंस गिवन है, दूरी गिवन है, कितना 8247 इंटू लाख मतलब 10⁵ किलोमीटर, ऐसा लिख लो। और ये जो एंगल का जो माप दिया है, जो थीटा दिया हुआ, ये है भाई 35.72 मिनट। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे फाइनली रेडियन में तो कैसे लिखेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 35.72 अपॉन, ठीक है, वो मिनट है, 16 सेकेंड है भाई, तो सेकेंड के लिए क्या करेंगे 60 इंटू 60 इंटू रेडियन में चेंज करना तो पाई अपॉन 180, तो ये पूरा एंगल रेडियन में चेंज हो गया। ठीक है ना, ये जो सेकेंड्स दिया था 72 सेकेंड्स, तो सेकेंड्स के लिए इसको चेंज करना पड़ जाएगा ना भाई, तो मैंने 60 इंटू 60 कर दिया इंटू पाई अपॉन 180, ये पूरा रेडियन में आ गया, ये इतना रेडियन। अब क्या करूं, तो अब मुझे करना है कैलकुलेशंस, कैसे होंगे भाई, तो मुझे चाहिए यहां पर क्या, बृहस्पति का व्यास, तो व्यास कैसे निकलेगा, तो s इंटू थीटा कर देता हूं। क्या होता है भाई, देखिए थीटा बराबर दूरी, ठीक है ना, अपॉन सॉरी ये होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा व्यास अपॉन में हो जाएगा त्रिज्या। तो जब मैं यहां से व्यास निकाल रहा हूंगा तो क्या लिखूंगा भाई, तो मैं लिखूंगा थीटा इंटू त्रिज्या, ठीक है ना। आर्क मतलब वही व्यास की बात करें, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली बात करूं b इज इक्वल टू क्या लिख दूं, थीटा इंटू एस, जो दूरी है वो अल्टीमेटली त्रिज्या ही होगी ना, पूरा जो बना ये त्रिज्या ही हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को रखना शुरू कीजिए, क्या मिलेगा भाई, तो ये जो वैल्यू मिल जाएगी s की वैल्यू है 8247 इंटू 10⁵ इंटू जो थीटा का मान आया था वो क्या है भाई, तो 335.72 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू पाई अपॉन 180। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनली आंसर मिल जाता है 1.43 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 10⁶ किलोमीटर। ये हमारा फाइनल जो उसका व्यास है, जो आर्क है जिसको निकालना था, बृहस्पति का व्यास निकालना था, ये निकल गया। ठीक है ना भाई, बृहस्पति की व्यास निकल चुकी है। कैसे, ये हमारा बृहस्पति, ये दो पॉइंट्स होंगे, एक यहां और एक यहां, जहां से इसको देखा जा रहा होगा तो यहां पर एंगल क्या बन रहा होगा भाई, यहां पर ये एंगल बन रहा है थीटा, और ये जो दूरी है इसी को हम कह रहे हैं एस। मुझे यही निकालना था, ये बी निकल गया, सिंपल है। चलिए, तो भाई यहां तक क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कवर कर लिया, यानी हमने खत्म कर लिया हमारे पूरे ही क्वेश्चंस जो हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन थे। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया है। और अब बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या करते हैं, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com। कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई। जैसे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीओईटी, स्पोकन इंग्लिश, आईआईटी जेईई, नीट, सीएआईबी, जेएआईआईबी की अगर आप प्रिपरेशन करो, जस्ट आप क्लिक कीजिए, आपके क्लासेस ओपन हो जाती हैं। क्लासेस में जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं, एंड जैसे ही अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पे आप अपने चैप्टर को क्लिक करेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियो, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इसको प्ले करते हैं कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, नेक्स्ट वीडियो करके आप यहीं से अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं, मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।